फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हम लोग को? ग्रुप ऑफ नंबर्स कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है। सेकेंड लाइन, इफ general term or nth term, if general term or nth term defined then called progression। वैसे केस में क्या बोलते हैं उसको हमको? प्रोग्रेशन। थर्ड, if terms of progression, third point है, if terms of progression separated by plus sign then called series, तीन वर्ड और उसका क्या मीनिंग है बस वो सामने आपको बता दिया है, ठीक है। क्या क्या है? सबसे पहले नंबर्स का अगर ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। अगर उस ग्रुप के मतलब उस सीक्वेंस के नंबर्स को अच्छे से अरेंज कर दे और उसका अगर nth टर्म यानी कि जो जनरल टर्म है वो डिफाइन हो जाए तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। आप एपी पढ़े ना? एपी का पूरा नाम क्या है? फिर से बोलिएगा, उसका सरनेम थोड़ा जोर से बोलिएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही होता है प्रोग्रेशन, ठीक है, यही होता है प्रोग्रेशन, समझे। उसके बाद अगर प्रोग्रेशन है और उसके टर्म्स को प्लस साइन से सेपरेट करते हैं उस समय वो प्रोग्रेशन क्या कहलाता है? सीरीज। इट इज कॉल्ड सीरीज, ठीक। मान लीजिए जैसे कि मेरे पास ये गिवन है Tn, जैसे हम ये लिखे, मान लीजिए कि यहाँ पे Tn गिवन है, इसका मतलब बताइए तो हम क्या लिखते हैं इसमें? अगर Tn लिखे तो क्या लिखे? हाँ तो यही बोलना, क्या लिखे हैं? nth टर्म। nth टर्म का मतलब कभी भी लास्ट टर्म नहीं होता। nth टर्म का मतलब क्या होता है? जनरल टर्म। कोई अगर पूछे वो वाला टर्म तो कौन वाला टर्म? nth टर्म, ठीक है। अगर कोई बोला ये वाला टर्म तो कौन वाला टर्म? nth टर्म। समझ रहे हैं? ये और वो जो जनरल बात होता है जिसमें कि पर्टिकुलरली कुछ नहीं बोला गया, इट मींस इट इज nth टर्म, इसलिए इसको जनरल बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर Tn मेरे पास प्रोवाइडेड है 3n + 2, इट इज द लीनियर फंक्शन ऑफ n। समझते हैं? 3n + 2 का मतलब लीनियर फंक्शन ऑफ n, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है? 1, इसलिए इसको लीनियर बोले। अगर हम यहाँ 2 डाल दें तो इट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इट इज सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन, है ना। तो मान लीजिए मैं Tn ले दिया, कोई बताएगा T1 कितना होगा? 5, ठीक है। T2, T3 है, ठीक है। ये जैसे मेरे पास 5, 8 और 11 आ रहा है, ये क्या है? ये पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू, ये पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू है। तो nth टर्म एक एक्सप्रेशन होता है, मगर कोई एक पर्टिकुलर टर्म हमेशा क्या करता है? अपना वैल्यू देता है, ठीक है। सेकेंड टर्म का वैल्यू 8 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 11 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5 है। समझ में आ रहा है? क्या आपको एपी अच्छे से याद है? थोड़ा तो उस पर हम लेके चलेंगे। एपी तो पढ़े आप, तो पढ़ेगी 5, 8, 11 के बाद कौन आएगा? ठीक है, ऐसे डॉट डॉट मार दिए के बाद में और भी आएगा, ठीक है, आने दीजिए। अभी जैसे हम आपके सामने लिखे हैं, ये बोलिए सीक्वेंस है कि नहीं? इट इज सीक्वेंस। अब सोच के बोलिए ये प्रोग्रेशन है कि नहीं है? ये प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि इसका nth टर्म तो डिफाइन है ना, तो ये प्रोग्रेशन भी है, ठीक है, ये प्रोग्रेशन भी। कोई पूछा क्या ये सीरीज है? ना, ये सीरीज नहीं है, मगर इसमें एक मॉडिफिकेशन कर दिए,
और अब आपसे हम ये फिर से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या ये सीरीज है? बिल्कुल। तीनों वर्ड का मतलब समझ गए, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज, ठीक है। nth टर्म का मतलब क्या होता है? n के टर्म में डिफाइन होता है, ठीक है। nth टर्म n के टर्म, ठीक है। आते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपके पास लिखा है 2 + 7 + 12 + डॉट, और बोला है कि इसका tn क्या हो, तो आपको थोड़ा सा सोच के उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। सोच के थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, हाँ। तो सोच के थोड़ा कैलकुलेट करके क्या है, कितना आएगा? 5n - 3। एक आंसर हमको मिला 5n - 3। nth टर्म निकालना भी एक कला है, और वो कला आपको सीखना पड़ेगा आज, ठीक है। देखिए पूरा इस पे ध्यान लगा हुआ होगा, पता है आयुष किसका? ये तो एपी है, ये तो लगभग सब देख लिया, ठीक है। इतना ध्यान से देख रहे हैं तो इतना तो जरूर देख लिए होंगे कि एपी। अब एपी जब देख लिए तो यहाँ डिफरेंस भी पता चल गया होगा, ठीक है। हमेशा पहले वाले टर्म को टारगेट कीजिए। डिफरेंस कितना है बोलिएगा कोई? जब आपको डिफरेंस 5 दिखे ना, 5n बेधड़क लिखो, कभी गलती नहीं हो, ठीक है। अब क्या करना है कि 5n, तो 5 में से कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 हो जाए। 5 में से कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो माइनस करेंगे 3। अब आप चेक कर लीजिए, n की जगह 2 पुट कीजिए तो कितना आ रहा है? n की जगह 3 पुट कीजिए, कितना आ रहा है? सेटिस्फाइड किया, ठीक है, सेटिस्फाइड किया। Then 5n - 3 is the general term of this given series। ये कह सकते हैं हम लोग। एकदम वैसे ही तैयार रहिए, लगभग सब का सब आपसे एपी में ही पूछा जाएगा, बस केवल आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 एंड सो ऑन। आपसे पूछा कि tn बताओ, आपको 2 नंबर दिख रहा है और कहाँ दिख रहा है? डिनोमिनेटर। क्या न्यूमरेटर कुछ चेंज कर रहा है? तो न्यूमरेटर तो एवरग्रीन में रहा, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। अब सवाल रहा, यहाँ एक नंबर, यहाँ एक नंबर, ये ना, तो ये नंबर कौन सा है? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। तो केवल फर्स्ट को टारगेट कीजिएगा, अर्जुन बन जाइए, ठीक है। केवल फर्स्ट को टारगेट कीजिएगा, सेकंड तो 2 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, फिर से बोले 2 लिखा, 5 लिखा है, 8 लिखा है, कैसा लग रहा है? एपी विद द कॉमन डिफरेंस 3। तो 3n लिखने में कोई बुराई तो नहीं है, और उसमें क्या करें हम 3 में कि वो 2 आ जाए, कोई दिक्कत किसी को? दूसरे वाला मतलब दूसरा आपका सीधा 5, 8, 11, क्या बोलना चाहेंगे? 3n + 2, क्या बोलना चाहेंगे? 3n +, सही है। किसी को दिक्कत हुआ क्या? तो किसी भी सीरीज का हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं nth टर्म, ठीक है। फिर से एक और मान लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर के बाद डॉट डॉट दिखाए तो अंदर 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 हो जाएगा, ठीक है। tn क्या होगा? -3 4n + 3 4n + 1 4n + 1। कभी भी अपना टर्म जो है ना वो 0 से नहीं स्टार्ट है ना, टर्म हमेशा 1 से स्टार्ट। मीन्स n का लीस्ट वैल्यू कुछ पुट कर सकते हैं, तो क्या पुट कर सकते हैं? 1 से कम। 4n - 3 का होल स्क्वायर, हमको भी यही कर रहा था, एक बार चेक कर लें। n की जगह 2 पुट कीजिए, 8 - 3 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। n की जगह 3 पुट कीजिए, 12 - 3 कितना हो गया? 12 - 3 9 का स्क्वायर। और टर्म दिख रहा है, हर बार एक ही काम कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? नंबर्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट इज द कॉमन डिफरेंस।
और उस पर n बिठा दिए, बाद में n की जगह 1 पुट करके थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करके पहला नंबर लाने का कोशिश करें। तो एडजस्टमेंट केवल किस लिए करना है, फर्स्ट नंबर लाने के लिए, बाकी आपका टीएन आराम से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बोर्ड से? वैसे भी दिक्कत है तो ग्रीन से बदल थोड़ी जाए। फिर भी अगर कोई लाइन नहीं समझ में आया एकदम आराम से पूछेंगे। और सम स्पेशल किसको कहते हैं? इसी में जनरल सीक्वेंस सीरीज में एक और नाम आता है, इसको बोलते हैं हम लोग फाइबोनैक्सी सीक्वेंस। देखिए यहाँ आपके लिए जस्ट ये नाम जो है ना वो इसी बोर्ड में खत्म होता है, फिर दोबारा कभी नहीं है। ठीक है, अगर स्कूल में क्वेश्चन पूछा तो पूछा, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मगर इसका सिग्निफिकेंस जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा है। ट्रेडिंग समझते हैं, शेयर ट्रेडिंग, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप कभी कभार टीवी में देखे होंगे, बोलता है कि देखो आज बजाज का शेयर इतना रुपए, कल जो है वो 5 रुपये उछलेगा। ठीक है, अगर 5 रुपये क्रॉस कर गया तो 10 रुपये उछलेगा, वो क्रॉस कर गया तो 20 रुपये उछलेगा। ठीक है, यानी कि अगर अभी वो 120 पे है तो उसका रेजिस्टेंस लेवल डिफाइन किया जाता है 120 बाई, रेजिस्टेंस लेवल 2 होता है 135, रेजिस्टेंस लेवल 3 होता है 150 अराउंड। ठीक है, और आपको सपोर्ट भी दिया जाता है कि जो सपोर्ट नंबर 1 है ये लॉस के लिए है, फिर सपोर्ट नंबर 2 डिफाइन होता है, सपोर्ट नंबर 3 डिफाइन। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जैसे आज ये बढ़ने वाला था और बगल में कहीं पे है ना कोई दुर्घटना हो गया, तो आपको पता है दुर्घटना का सबसे पहला असर है ना हॉस्पिटल पे नहीं होता है, शेयर मार्केट पे होता है। ठीक है, वो फटाफट गिरने लगेगा, पता नहीं उनको तो आज तक नहीं होता। आदमी तुरंत इनसिक्योर फील कर लेता है कि मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। ठीक है, तो तुरंत क्या करेगा, जो भी है सब बेच बाच के अपना जेब भरना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होता है पैनिक सिचुएशन। पैनिक सिचुएशन। अब ये जो रेजिस्टेंस डिफाइन हुआ या सपोर्ट्स डिफाइन हुआ, ये डिफाइन होता है फाइबोनैक्सी के बेसिस। ठीक है, आदमी थोड़ा अपना मेहनत बचाना चाहता है, वो गूगल करता है, क्या करता है, फाइबोनैक्सी कैलकुलेटर डाउनलोड करता है। डाउनलोड करेगा, मान लीजिए आज है ना शेयर का कुछ प्राइस है, उसको डाल दिया तो उसको पता चल गया कि अगले दिन वो कहाँ पहुंचने लायक है। इट इज जस्ट प्रेडिक्शन, ऐसा नहीं कि हाँ ये पहुंची है। ठीक है, मगर एक प्रेडिक्टेड एक टारगेट तो दिखता है कि हाँ इसमें मुनाफा होगा और इसमें घाटा होगा। तो डाउनलोड करने के बाद अगर आप उसके बेसिस पे पैसा लगाए, मेरा गारंटी आपका पैसा खत्म। ठीक है, एकदम डूब जाएगा पक्का। तो फिर क्या करता है, बिना मेहनत के आदमी को कुछ नहीं मिलता। अगर कोई इसका जानकार होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, रात को 2 घंटे होमवर्क करता है, 2 घंटे होमवर्क करेगा, खुद का कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेटर लेके बैठेगा और उसके बाद निकालता है कि अगले दिन का प्रेडिक्शन क्या होगा। वो उसका खुद का जनरेट किया हुआ है, वो ज़्यादा सही होता है और ये इतना एक्यूरेट होता है कि लगभग 80% टाइम हिट कर जाता है, इसलिए ये सुपर स्टार है वहाँ का। ठीक है, पैसा बढ़ा रहा है इससे अच्छा होता। ठीक है, इसलिए ये सुपर स्टार। तो फाइबोनैक्सी सीक्वेंस का बस आपको नॉलेज होना चाहिए। 11th क्लास में अभी आप केवल इसका नाम पढ़ेंगे, छोटा सा पैटर्न पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, बस खत्म। ठीक है, और ज़्यादा उसके आगे कभी आएगा नहीं। मगर इस नाम को भूलिएगा मत कभी। अगर आपका फ्रेंड या आप में से कोई भी इन्वेस्ट किया, सबसे ज़्यादा काम यही देता है। ठीक है, जब मतलब नहीं होता मेरा ऑफ सीजन, मेरा ऑफ सीजन कब होता है, जनवरी के 1 महीना, फरवरी, क्योंकि उस समय सबका एग्जाम चलता है। ठीक है, हम भी डेली होमवर्क करते हैं। बस 1 महीना केवल पूरे ईयर, उसके बाद समय नहीं रहता है, क्योंकि दिमाग जो है ना वो बचा के रखना होता है, क्लास में खर्च करना पड़ता है ना। ठीक है, इसलिए बचा के रखना होता। तो 1 महीना आदमी इसके पीछे केवल मेहनत करता है और उसके बाद जो आया है, ठीक है, जो आया है आदमी क्या करता है, पिज्जा खा लेता है, खत्म कर देता है। थोड़ी ना अब इससे कमा के मैंने बिल्डिंग ठोक देता। ठीक है, तो ये होता है एक क्या ना कि इंटरेस्ट लगा रहता है कि हमको वहाँ का भी नॉलेज है, हमको यहाँ का भी नॉलेज है, हमको यहाँ का भी नॉलेज है। ठीक है, और आदित्य पीछे देख ना, दरवाजा नहीं बनाने आता है। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्निकल ये सब चीज 2 डिग्री है, एक है मेरे पास कंप्यूटर साइंस का, एक है मेरे पास एरोनॉटिकल का, मगर दोनों से रिलेटेड काम हम करते रहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, एरोनॉटिकल होने का मतलब ये नहीं हो गया कि हम प्लेन उड़ाते हैं, वो तो पायलट उड़ाता है। ठीक है,
एरोनॉटिकल का मतलब क्या होता है ना कि वो कॉकपिट पे काम करता है, वो है ना देखता है ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वो देखता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो तेज जाएगा। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता जा रहा है एरोप्लेन में, उसका सामने का जो मुंह है ना वो पिचकता जाता है ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो, है ना, एयर रेजिस्टेंस कम हो। तो ये सब चीज कभी कभार हम लेके हथौड़ी बैठ जाते हैं, हथौड़ी और टीन लेके बैठ जाते हैं, पिक पिक करेंगे, सब आपको घर से भगा देगा, चल माल्ला को परेशान करो, नीचे आवाज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब हो जाता है कि आदमी लगा हुआ है तो जानकारी है, और नहीं तो जानते हैं हम लोग, मतलब हम भोजपुरी है, ठीक है, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो मेरी भाषा में, मेरी भाषा में उसको बूंदा कहते हैं, समझे, जिसको आदमी है ना बहुत टेक्निकल भाषा में डल कहता है, ठीक है, उसको मेरी भाषा में क्या बोलते हैं, बोंदा कहते हैं, बोंदा, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता वो वैसा होता है, ठीक है, मोटा नहीं, कुछ बोतल लोटा अरे वैसे तो बहुत सारा ऐसा है ना फ्रेजेस है, बीच मेथी का लोटा, ये वो सब सब चलता है अपने जगह पे, सब चलता है। खाली यहाँ आने के बाद क्या होता है ना कि वर्ड्स को थोड़ा सा ना फिल्टर करके निकालना पड़ता है, और कोई बात नहीं, ठीक है। जहाँ आदमी जैसे रहता है वहाँ वैसे ही बात करेगा ना। अब हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, क्या हम अपने फ्रेंड से कभी वैसे बात करेंगे? वैसे बात करेंगे तो ले जाके डॉक्टर पास बोलेंगे, ठीक है। तो हर जगह का एक सिचुएशन होता है, एक सीन बनाया जाता है, ठीक है। कहीं पे भी आप कैसे रहते हैं उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। अब मान लीजिए हम फ्रेंड के सामने एकदम चुप है और आपके सामने है ना बहुत ज्यादा इधर उधर का बात कर रहे हैं, हम दोनों जगह फेल, हम दोनों जगह फेल। यहाँ पे हमको जितना काम का बात करना उतना ही करते हैं, ठीक है। आपको है ना हरासमेंट फील नहीं हो, इस कारण से कभी बार बीच में है ना संस्कृत और हिंदी भी चलाता है, भोजपुरी भी निकल जाता है, ठीक है। और बाकी जगह पे जाके एकदम टेक्निकल बात करेंगे। देखो क्या है ना कि आज फाइबोनैक्सी सीक्वेंस पढ़ाए थे, उसमें क्या हुआ कि 4 बच्चों का आंसर सही आया था, बाकी सब गलत किए थे। तो क्या मेरा फ्रेंड पूछेगा कि कौन कौन गलती किया, क्या गलती किया? नहीं, बोले पागल वाले रहने दो उसको, वहीं छोड़ के आना, ये बात। तो अभी जो है इस सीक्वेंस का जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपके सामने आ रहा है, और ये सीक्वेंस है ना बहुत बेसिक, बेसिक मतलब समझते हैं, इसको फर्दर यूज नहीं किया जाता है, ज्यादा हायर कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता है, बेसिक में कैलकुलेशन करते हैं मगर जबरदस्त आंसर, ठीक है। अभी अगर हम आपके सामने टीएन लिखे और हम आपसे ये पूछेंगे कि 11th टर्म बताओ, बता दीजिएगा ना? नहीं, एन की जगह 11 पुट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अगर हम टीएन लिख दें और मान लीजिए ऐसा कुछ है और हम आपसे बोले कि 11th टर्म बताओ, आप बोलिएगा सर कुछ नहीं करना, बस ये, ठीक है। हम आपसे पूछे कि अच्छा ठीक है, जब तुम इतना ही पारंगत हो तो एक बार 110 नंबर वाला टर्म बताओ। हम बोले ना सर, इतना हल्का हल्का सवाल मेरे साथ, ठीक है, ऐसा हो तो ये आप तुरंत कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसी जगह पे ये रोक देता है, इसका क्या बोलना है कि जब तक तुम प्रीवियस टर्म नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक उसके सक्सेसिव टर्म का कैलकुलेशन नहीं होगा। जब तक प्रीवियस टर्म कैलकुलेट नहीं होगा तब तक उसके बेसिस पे सक्सेसिव टर्म का कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या हम P10 निकाले थे, हम तो सीधा क्या निकाल दिए P11। क्या हम इससे पहले का 109 टर्म कैलकुलेट किए? नहीं, हम सीधा क्या किए 110 टर्म कैलकुलेट किए। ये हो गया अपना मॉडर्न जमाना, ठीक है। और यही चीज आगे लेके बढ़ना है क्योंकि आपको भी तो मॉडर्न में जी रहेगा, हम भी थोड़ा सा पार्ट है। T10, T11 और T110 डायरेक्ट कैलकुलेशन। फाइबोनैक्सी का क्या कहना है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऑलवेज बी 1, और इसके बाद आपको एक रिलेशन दिया गया कि an+2 दैट इज इक्वल्स टू an+1 - 2an। अब इसके बेसिस पे कैलकुलेट करो कि a5 + a4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कैसे डिफाइन, हर बार इसका ये फार्मूला चेंज होता है, हर बार इसका ये फार्मूला चेंज होता है, ये नहीं चेंज होता, ठीक है। आप जो कैलकुलेट करना वो तो समझ रहे हैं, चेंज होगा। हमको क्या करना है, a0 और a1 दिया, पहला काम होगा मेरा a2 निकालना। तो a2 का मतलब n के प्लेस पे हमको क्या पुट करना चाहिए, एक आंसर 0 मिला और एक आंसर 2 मिला,
अगर आप 2 पुट कर देते A4 हो जाएगा, कहाँ से लेके आइएगा, समझे। ये भी तो देखिए कि है मेरे पास क्या, मेरे पास A0 है और A1 है, n के जगह 0 पुट कीजिए, n के जगह 0, तो ये A0 हो जाएगा, वैल्यू है, ये A1 हो जाएगा, वैल्यू है, ये A2 हो जाएगा, वही तो निकालना है, ठीक है। तो A2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं A1 माइनस 2 A0, दोनों का वैल्यू 1 और 1 पुट करेंगे, -1 आएगा। उसके बाद A3 कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला A2 माइनस 2 A1, हमको A1 भी पता है, A2 भी पता है, जैसे पुट करेंगे -3 आ जाएगा, पुट करके अब जोड़ घटाव तो कर लीजिएगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद A4 अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो A3 माइनस 2 A2 होगा, रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, A3 कितना था -3 और A2 कितना है -1, पुट करेंगे तो कितना आएगा -1, तो आदित्य ठीक कर दो, A3 था -3 और -2 into A2 था -1, इट इज -3 plus 2 is -1, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, पूछ लीजिएगा तो खराबी थोड़ी कर जाएगा, नहीं पूछिएगा तब खराबी। अगला A5 को लिखेंगे A4 माइनस 2 A3, A4 कितना है मेरे पास -1 और A3 का वैल्यू क्या था -3, आपको क्या लगता है इस पर कमल गया, -1 प्लस 6 कितना हो गया, ठीक है कमल, ठीक है। नहीं आप इतना गौर से देख रहे हैं, आप सोचिए कि अब तो ये 5 मेरा 50 बनते रहे, A5 हो गया, A4 भी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे A5 प्लस A4 निकालना है, तो A5 प्लस A4 इट मींस 5 और उसमें -1, रिजल्ट कितना आ गया, ये कुछ भी पूछ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म निकालना सीख रहे हैं ना, बस उस पर ध्यान रखिएगा खास कर, ठीक है। फिर इतना हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन आपके लिए नोट करते रहिएगा, if A0 A1 1 and an minus 2 that is equals to an minus 3 an minus 1, बोला गया find A4 by A3 plus A4 by A3, AP होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक GP होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक HP होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक 4SP होता है, मतलब SSSSP होता है, सम स्पेशल सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। बस ये कौन सी पूछा सर, HP का मतलब हम उसको बड़े दूसरा क्योंकि अभी पढ़ाएंगे, देखिए एपी किसको बोलते हैं, एपी कोई डिफाइन करके देगा, हाँ बोलते जाइए terms are increase or decrease by certain constant, then तब, ठीक है, then series called या प्रोग्रेशन कॉल्ड AP, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AP बोलते। क्या बोला गया, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर उसका टर्म एक कांस्टेंट नंबर से या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज कर रहा है, तब जाके उस पूरे के पूरे प्रोग्रेशन या सीरीज को क्या बोलेंगे हम लोग, AP बोलेंगे, ठीक है, AP। नाज आवाज आ रही है, आवाज सुन पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम भी सुन पा रहे हैं, अच्छा ठीक है आप सुन ले रहे हैं, देख इसको हम लोग AP कहते हैं। अब दूसरी बात, दैट कांस्टेंट नंबर, कौन सा कांस्टेंट नंबर, वो वाला कांस्टेंट नंबर
तो कौन है वो वाला कांस्टेंट नंबर जो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्यों उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं? आगे आएंगे। दैट कांस्टेंट नंबर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और क्योंकि ज्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए, डिफरेंस कॉमन है इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है उसको एपी कहते हैं। तो भाई डिफरेंस किस चीज का? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस को अगर कोई बोले कि डिफाइन करो, तो कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। ये केवल क्या होता है? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। कॉमन डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है कि कौन से सीक्वेंस में कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस? एपी में। कहाँ पे? एपी में। तो एपी में अगर कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम T2 माइनस T1 करें तो ये T3 माइनस T2 के इक्वल होगा और ये T4 माइनस T3 के इक्वल होगा। कहने का मतलब है ये Tn माइनस Tn माइनस 1 के इक्वल होगा। Tn से पहले कौन आता है? Tn माइनस 1। तो जब हम ऐसे दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालें और वो इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि सीरीज कौन से फॉर्म में है? एपी। और ये जो डिफरेंस निकाले ना, इट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। बात समझ में आई? अगला बात, इफ कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0, अगर कॉमन डिफरेंस मेरा ग्रेटर देन 0 है, वैसे केस में जो एपी होता है ना, इज इंक्रीजिंग एपी। और अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन 0 हो जाए तो एपी कौन से टाइप का? डिक्रीजिंग। ठीक है, ये डिक्रीजिंग एपी होता है। आप एक इंक्रीजिंग एपी का एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, एकदम ठीक। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि एक जनरल एपी बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म में ए पुट करके और फिर डी ऐड करते चलिए। सही है? ऐसा कुछ? ठीक। हम लोग क्या इसको ऑब्जर्व, ए और ओ जो होता है ना, कभी कभार कंफ्यूज करते हैं। देखिए, ए जो लिखा है प्लस 0D, ए प्लस 1D, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। फर्स्ट टर्म में 0D, सेकेंड टर्म में 1D, थर्ड टर्म में 2D और फोर्थ टर्म में 3D। क्या ऐसे नहीं सुनने को लग रहा है एक यूनिट कब चल रहा है? तो इसका मतलब हम जैसे टीए लिखेंगे आपको फटाक से बता दीजिएगा आपको, तो बोल दीजिए। इंतजार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, डिस्कशन है। अगर जानते हैं शाम बैठिएगा ना, तो ऊपर से क्या एसी वैसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, चालू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम भी जानते हैं आप थके हुए हैं, सुबह से काम किए होंगे, हम मानते हैं। ठीक है, मगर अभी आराम का समय नहीं है, तो एकदम क्या है ना, अपना एनर्जी को ऊपर रखिए, 2-4-5 आंसर दे दीजिए मेरे से पहले। ठीक है, हमको आपको चुप कराना हो इस मामले में नहीं कि बगल वाला से बात कराने जाता है जिसके साथ बैठा हुआ, वो नहीं चलेगी। ठीक है, जो बात करना है इसके बारे में कीजिए, मेरे से बात कीजिए। ठीक है, हम अपना एनर्जी टाइट रखते हैं और जब क्लास खत्म हो जाएगा तब की बात अलग है, अभी एनर्जी ठीक ठाक। ठीक है, तो Tn क्या कहलाया? a प्लस n माइनस 1D। D कौन? a कौन? n कौन? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी क्वेश्चन में दो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, if fifth and ninth term of AP is और R, वो सब देख लीजिएगा, इंग्लिश नहीं चल रहा है यहाँ। ठीक है, 17 and 32 बोला गया फाइंड T11 टर्म का वैल्यू क्या होगा? एपी में बेसिक क्या होता है, एपी किसके बेसिस पे डिफाइन होता है, वो आपको याद है, ए और डी के बेसिस। अगर एपी के किसी भी क्वेश्चन में, जैसे
दिया हुआ रहेगा ना, नाम तो लिखा रहेगा, ठीक है। अगर एपी के किसी भी क्वेश्चन में दो डाटा दिया है, तो वो किस लिए दिया है, ताकि आप ए और डी का कैलकुलेशन कर सकें। जब ए और डी मिल जाएगा, जो आपसे पूछेगा वो आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर हम आपसे T5 का बात करें तो वो a प्लस 4d होगा, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके बराबर 17। अगर हम लोग T9 का बात करें तो वो कितना होगा a प्लस 8d, और वो किसके बराबर 22। दो इक्वेशन अननोन कौन a और d, दोनों को सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल गया -4d, और इधर साइड से हम लोग को मिल गया -15, ठीक है। d का वैल्यू बोलिए 15/4। d मिल गया, किसी एक इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमको a मिल जाएगा, ठीक है। 2, a का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। a और d मिल गया, हमसे डिमांड क्या किया गया था T11 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला a प्लस 10d। a का वैल्यू 2, 10 तो 10 है, और d का वैल्यू है 15/4। बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, 2 काट देंगे, बाद में 2 से मल्टीप्लाई होके 4, और यहाँ से क्या है 75 और 4 कितना होता है 22, मिल गया वैल्यू, ठीक है। तो एपी में अगर दो डाटा दिया तो वो केवल इसीलिए दिया ताकि आप है ना इतना भी मेहनत करके ए और डी निकाल, ए डी मिल गया, फिर जो भी आपसे पूछेगा ना आप आराम से आंसर दे सकते, ठीक है। ओके, कोई नोट कर रहे हैं, किसी का हो गया है, जिसका हो गया क्वेश्चन है आपके लिए A7 minus A9 that is equals to 10, A12 minus A8 that is equals to 50। बोला ये क्या फाइंड A15 क्या होगा, A15। जिसका हो गया है सॉल्व करेंगे, जिसका नहीं हुआ है नोट कर लीजिए। दोनों सेम इक्वेशन
जस्ट वन। बस यही दिक्कत है ना, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ 2 लगा लीजिए। -135 ये नंबर करके -105 105 and -210 आगे तो आप ये सब आ जाता है 100 -100 आया 105 10 डिस्प्यूट चल रहा है, यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A7 का मतलब हो गया A + 6D, A9 का मतलब हो गया A + 8D = 10। ये और ये चला गया, -2D जो है वो 10 हो गया, D का वैल्यू -5 हो गया, सही है। D निकलने के बाद तो हमको लग रहा है जैसे AP मेरा डिक्रीजिंग है, क्या हमको सही लग रहा है? D नेगेटिव है, इस कारण से AP कैसा डिक्रीजिंग। ठीक है, अब दूसरे वाले पे हिट करते हैं। A12 मतलब A + 11D और -2 A8, तो -2A -14D होगा, S50। यहाँ से ये दोनों -A दे दिया और ये दोनों मिलके -3D दे दिया, दैट इज इक्वल्स टू 50। D के प्लेस पे -5 पुट करेंगे तो ये +15 हो जाएगा, 15 उधर जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 35, A का वैल्यू आ जाएगा -35। ये भी बोलिए क्या आपसे मैच किया? सब मैच कर रहा है, तो इसके बाद भी तो मैच ही करना चाहिए शायद। निकालना क्या 15, A15 मतलब A + 14D, A है -35, 14 टाइम्स D था -5, तो ये हो गया -70 और -35 इज -105। ठीक है, 5 ज्यादा हो, जैसे आंसर पता चलेगा बस बगल में -5 कर क्या होगा। ठीक है, एपी में अभी बहुत टाइप का चीज है, नोट कर लीजिए जिसका बचा हुआ था। कोई ऐसा एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है? सबसे सुंदर एपी होता है बेटा, उसमें कुछ करना ही नहीं है, एक ही नंबर को बार बार, ठीक है। और वैसा जो एपी होता है ना वो जीपी भी होता है। जब जीपी पढ़ाएंगे, अभी तो जीपी का आपको पता नहीं है ना, इसलिए जब जीपी पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे एपी और जीपी दोनों बराबर होता है जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है, ठीक है।
आगे लिखते हैं। बात ये है कि pth टर्म चाहिए, pth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से हमको pth टर्म चाहिए। नंबर्स देखिएगा क्योंकि आपको समझना जरूरी है, फॉर्मूला रटना जरूरी नहीं। टोटल 7 टर्म्स है। अगर एंड से हम डिमांड करते हैं थर्ड टर्म, कौन सा नंबर होगा? तो अगर हमको एंड से चाहिए थर्ड, तो आप बोले सर बिगिनिंग से ना वो 5 होगा, सही है। अब पूछे कहाँ पीछे से, आप आंसर कहाँ दिए? आगे से, ठीक है। यही किया ही जाता है, यही किया ही जाता है। नंबर्स का खेल है, देखिएगा 7 में से 3 घटा के 1 जोड़ो, बताइए तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब ये सोचिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से जिस टर्म को हमको एंड से निकालना है +1 कर दिए, क्या वो बिगनिंग के बराबर हुआ? तो मेरा एक डिक्लेरेशन ये हो जाएगा कि pth टर्म from end that will be equals to n minus p plus 1th term, कहाँ से? from beginning से ये इसके बराबर होगा, beginning से। तो इसका मतलब है कि pth टर्म अगर आपको बताना है, pth टर्म from end, फॉर्मूला कोई बताएगा? a प्लस n माइनस p +1 करेंगे और -1 करेंगे। फॉर्मूला लिखते ही इस n के जगह पे, इस n के जगह पे देख रहे हैं ना n को, इस n के जगह पे n माइनस p +1 लिखेंगे और -1 करेंगे, तो +1 -1 गया, कौन रह गया? वही लिखे n माइनस p और n माइनस p टाइम d, फॉर्मूला सूट करेगा। मगर कब? यूज व्हेन total number of terms provided, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया गया है केवल तभी आप इस फॉर्मूला को यूज करें, अदरवाइज क्या करें? आपके पास दो ही चीज होगा ना, या तो लास्ट टर्म दिया रहेगा, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा पूरे सीरीज का, ठीक है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी n क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। देख रहे हैं कौन से फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करें। अगर लास्ट टर्म गिवन है, इफ लास्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय l, ठीक है, प्रोवाइडेड, ये अगर दिया हुआ है तो वैसे केस में देन pth टर्म from end that will be equals to, इसका एक्सप्लेनेशन आपसे ढूंढेंगे, l minus p minus 1 d। फॉर्मूला क्या स्टैंड करता है? l minus p minus 1 d। अब उसके बाद पूछना था ना हमको क्यों, क्या होता है? उधर से d माइनस हो जाता है, ये ठीक था। देखिए ये AP है ना, द कॉमन डिफरेंस 1। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, AP आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग AP है, इंक्रीजिंग AP है। अब थोड़ा राइट से लेफ्ट आके देखिए तो एक एक यूनिट कम हो रहा है ना, वो डिक्रीजिंग AP, वो अपना डिक्रीजिंग AP। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उस समय प्लस डी उसका कॉमन डिफरेंस है, तो राइट से लेफ्ट आने में वही क्या बन जाएगा? -d। अब उसके बाद जब आप एंड से चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आदमी आपको मिलेगा? सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला आदमी सबसे पहले मिलेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म के प्लेस पे l, ठीक है। फॉर्मूला देखिएगा, l प्लस जैसे n-1 करते हैं वैसे p-1 कर दिए और d के जगह -d पुट करेंगे ना, वही वाला माइनस आगे आके यहाँ पे बैठा होगा। समझ में आया फॉर्मूला? तो जब लास्ट टर्म देगा तो इस फॉर्मूला को यूज करना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया है इस वाले फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है।
लिखते चलिए। बोला गया फाइंड सम ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एपी, और एपी डिस्क्राइब है 3 7 11 15। कितना टर्म है इसके अंदर टोटल? 51 टर्म्स। ठीक है, नोट हो गया? तीन यूनिट का डिफरेंस है। अच्छा, 4 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ ही गया है। कोई 5 रिसु आप दे दीजिए इस बार 5 खत्म करते हैं। 6। देखिए, सबसे पहला चीज जानते हैं हम, तो अभी खैर सबका कॉपी नहीं देंगे, मगर कहीं कहीं एक दो कॉपी हम देंगे। आपको पहले ना क्वेश्चन को नोटेशनल फॉर्म में लिखना चाहिए, उसके बाद ही है ना हमेशा सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो फंस जाइएगा, बार बार फंस जाइएगा। ठीक है, T5, ठीक है, और एंड से 5, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। जब आपको पता रहे कि हमको निकालना क्या, तब तो निकालिएगा, नहीं तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ते रहेगा। अब पढ़ लेने से क्या होगा, ये सोना का थोड़ी होता है। ठीक है, रहेगा तो वैसे ही, थोड़ी देर बाद मिड विजन। तो जब भी आप है ना मैथमेटिक्स का ऐसा कुछ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, पहले उसको नोटेशनल फॉर्म में लिखिए। ये सब चीज है, मान लीजिए चलिए ठीक है, आपको अभी नहीं बताया, कोई इस कारण से नहीं आता है, मगर धीरे धीरे उसको ठीक करते चलेंगे ना, ताकि आगे चल के जब हैवी क्वेश्चन मिले तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आज एपी पढ़ रहे हैं अकेले, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे एपी का ही रहेगा। अगले क्लास में या उसके अगले क्लास में जब जीपी पढ़ेंगे, जनरल तौर पे स्टार्टिंग का क्वेश्चन जीपी का रहेगा।
फिर HP पढ़ेंगे तो केवल HP लगेगा, मगर जब हम क्वेश्चन मिक्सअप करके दे देंगे तो आपको पहचानना होगा ना कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। और ये पहचानना जरूरी है, और उसके लिए स्टेटमेंट भी लिखना आपको जरूरी है। भूल गए हैं यार। तो इसलिए जब आप पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले नोटेशनल फॉर्म में लिखिए कि कैलकुलेट क्या करना है, उसके बाद कैलकुलेशन पे जाएंगे हम। तो इसको क्या लिखें हम, T5, और ये कितना हो गया, 11 में से 5 जा रहा है, कितना बचता है 46, और +1 कितना होता है। अब तो एकदम हमको पता है कि हाँ 5 निकालना है और 47, क्या लिखेंगे A+40, फिर क्या लिखेंगे A+46D, आराम से इसको हम 2A+50D लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करना है तो A कितना 3 और D कितना 4, तो यहाँ से 6 + 200 मिला के 206 होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि अगर pth टर्म एंड से निकालना है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 5th टर्म फ्रॉम एंड मिला, तो इसका मतलब p का वैल्यू 5 हो जाएगा। और देखिए n का मतलब यहाँ कहीं कुछ बोले होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितना है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 51। तो अगर n का वैल्यू 51 है और p का वैल्यू स्मॉल कैपिटल कोई मायने नहीं 5 है, तो n - p+1 कितना होगा कमल, 51 - 5, समझे। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। If T5 is equals to 12 और T15 is equals to 38, बोला गया फाइंड सम ऑफ थर्ड फ्रॉम beginning and end of AP having 25 terms। दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिला हुआ है, आराम से एक एक लाइन देख के सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जिसको हिंट नहीं चाहिए एकदम आराम से ऊपर नीचे करके बनाना स्टार्ट, जिसको चाहिए थोड़ा सा हम यहाँ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट यूज T5 T15 टू फाइंड A और D, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज करिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे, ठीक है, फाइंड थर्ड टर्म, ठीक है, और फिर उसके बाद फाइंड थर्ड फ्रॉम एंड। जब दोनों निकल जाएगा तो तीसरे नंबर में ऐड, दोनों को ऐड करो। स्टेप्स इतना ही, इसी को फॉलो करिए आराम से।
328/5 328/5 है। सॉल्व करते हैं, जो बना रहे हैं एकदम बनाते रहिए। और एपी में ना पॉइंट पॉइंट में मत आंसर, मतलब एपी क्या पूरे मैथ में ना पॉइंट पॉइंट में आंसर मत, पी/क्यू के फॉर्म में रखिएगा आंसर। P5 अगर बोला तो a + 4d और वो है 12, P15 अगर बोला तो a + 14d और ये है 38। दोनों को सॉल्व करने के लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे। -10d इज इक्वल्स टू माइनस कितना हो गया 26। d का वैल्यू आ गया मेरे पास 13/5। d मिल गया। d जैसे मिला किसी एक जगह पे पुट कर लेंगे हम लोग, ये निकल जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस 52/5 तो 60 और 60 में से 52 जाता है कितना बचता है 8। तो a का वैल्यू आ गया 8/5, a और d निकल गया। जैसे a और d आ गया अब उसके बाद हमको क्या करना, थर्ड टर्म निकालना है बिगनिंग से। तो t3 का मतलब क्या हो गया a + 2d, छोड़ दीजिए ऐसे। और हमको एंड से भी चाहिए थर्ड टर्म, एंड से। तो एंड से थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया कि टोटल था 25 में से -3 और +1 तो 22 + 1 23 हुआ, यानी कि 23 निकाल रहे हैं प्लस 22d। और क्वेश्चन वाला बोला ना कि दोनों का सम चाहिए हमको, सम। अगर दोनों का सम चाहिए तो t3 + t23 is equals to 2a + 24d, 2a + 24d। अब समय है a और d पुट करने का। 16/5 और प्लस 24 × 30 तो 24 3 टाइम में कितना देता है 72, 7 और 24 और 7 कितना होता है 31, यही ना, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दे हम, तो 16 और 12 कितना आता है 28/5, 328/5 किया जाएगा। क्या करें, हाँ पॉइंट में आप देखिए ये का नाम होता है केमिस्ट्री, आपकी मैथ होता है पॉइंट से ज्यादा अच्छा होता है p/q फॉर्म डेसिमल। कहीं डाउट है किसी को तो पूछ लेंगे इस क्वेश्चन। ये सब मिलता रहेगा। जब एंड से निकालने बोले ना आराम से अलग से कैलकुलेशन करनी, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे है ना इन दोनों को ऐड करने के बाद तब वैल्यू पुट किए। आप पहले जो है वैल्यू पुट करके निकाल के बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ ट्रिक लग गया या वही प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ नहीं, वो कैलकुलेशन की बात। हाँ, जोड़ने वाला तो कोई कोई उंगली पे भी जोड़ता है, मगर दिया तो भगवान 10 है, ठीक है। सब पे तो ऋतिक रोशन है नहीं कि क्या करता है, ठीक है। और कोई कोई क्या करता है कि उससे बोलो कि 5 रुपया का सामान लिया और 5 रुपया का सामान, कैलकुलेटर निकाले फटाक से 5 + 5 10 रुपीज। तो वैसे नहीं बनना है, आराम से कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन जितना हद तक हो सके ना दिमाग में कर लीजिए, क्योंकि माइंड जब काम करता है तो वो हमेशा हाथ से तेज चलता है। हाथ का भी अपना प्रोसेस है ना, पहले पेन उठाएगा, अच्छे से पकड़ेगा, फिर उसके बाद है ना फ्रिक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे चलता है। सोचने का काम तो दिमाग ही करता है ना, इसलिए पेन जितना कम यूज कीजिएगा उतनी आसानी से कोई भी क्वेश्चन बनेगा।
दो चार बार गलती होता है, होने दीजिए, ठीक है। बिना गिरे आज तक कोई चलना सीखा है? ऐसा तो नहीं पैर में प्लास्टर बांध दिया बोला गिर भी नहीं। तो वो सब गलती करने में नहीं सोचना, ठीक है। मगर जगह पे ना, बाकी जगह सर बोले गलती करने में नहीं सोचना है, बाहर निकले दोनों को मारते मतलब, ठीक है। तो क्या करना, आराम से जितना ज्यादा हो सके ना क्वेश्चन दिमाग में बनाने का कोशिश करना है। जब लगे कि हाँ ओवर हो रहा है तब लिखने का कोशिश करना, ठीक है। तो एपी आपको है ना आज यहीं तक पढ़े, हाँ नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। और एपी कंटिन्यू रहेगा अभी, ठीक है। इसमें काफी सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। इसमें अर्थमेटिक मीन भी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, सम पढ़ना है, इतना सारा चीज, ठीक है। अभी तो एनएफ पे ही सब, नेक्स्ट क्लास में डीपीपी भी मिल जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, खत्म करें, ठीक है, एंड कर रहे हैं आज। थैंक यू सबको, थैंक यू।